रेलवे की तैयारी करने वाले अपने सभी छोटे भाइयों का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुवृत्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम अभी पिछले महीने कंडक्ट हुआ और अभी 3 से 4 दिन पहले उसकी जो आंसर सीट आई है, उसके ऐसे क्वेश्चंस जो टफ हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, उनकी सीरीज के अंतर्गत आज चौथी क्लास में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क, बोट और सीआई एंड एसआई की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिले होंगे, लेकिन वास्तव में जो टॉपिक जितना कठिन दिखता है वो उतना ही आसान होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बोल रहा है, रॉबर्ट, क्रिस और जेरमी एक निश्चित काम को क्रमशः 10, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद, यहाँ पर जो देखने की चीज है वो ये है, 5 दिन बाद, और क्रिस ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में कुल दिन लगे दिनों की संख्या ज्ञात करें। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आदमी काम शुरू करता है और कुछ दिन बाद, जैसे बोलते 4 दिन बाद, उस काम को आप हटा दीजिए और बोले 2 दिन पहले, उस काम को आप टोटल वर्क में जोड़ दीजिए। बस पहले का मतलब जोड़ना है, बाद का मतलब घटाना है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। अब सवाल में आपको बोल रहा है 3 लोग हैं, रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरमी है। ये कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? 10, 14 और 21। अब अगर देखिए मैं टोटल वर्क की बात करूं तो एलसीएम निकालना है, तो मेरा फोकस तो इस पर होगा। तो 7 गुणे 3, 14 बनाना है तो 2 और चाहिए, 7 दूनी 14 बन गया। 10 बनाना है 2 के साथ 5 और चाहिए। ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब इफिशियंसी अगर निकाली, देखिए 10 ये हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 21। 14, 7 दूनी 14 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15। और ये 21 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये आपकी इफिशियंसी। अब जो टोटल वर्क है ये कितना है? 210। 5 दूनी 10, 7 तिया 21, ये 210 टोटल वर्क है। अब यहां पर हमें देखना है कौन बाद में गया है, कौन पहले गया। बाद वाले को घटाना है, पहले वाले को जोड़ना है, ये ध्यान में रखना है। देखिए, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद, मतलब इसने टोटल 5 दिन काम किया, तो ये टोटल काम कितना हो गया? 105। और क्रिस ने काम 2 दिन पहले, 2 दिन का काम इसका कितना रहेगा? 30। अब आपको करना यह है कि ये बाद वाला घटा देना है और पहले वाला जोड़ देना है। देखिए, तो 210 में से 105 घटाएंगे, 105 बटेगा 30 और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 135। अब ये वाले तो काम छोड़ के चले गए, लेकिन इनको हम ये मान करके चलेंगे कि ये काम कर रहे हैं, तो इनकी जो मिलाकर के क्षमता ये टोटल कितनी है? 25। ये हम कर देंगे 25। ठीक है, अब 25 से भाग का मतलब क्या होता है? 4 से गुणा। तो अब 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 1 जा 4 और 1 5, और 2 अंकों के बाद दशमलव। उत्तर हो जाएगा 5.4, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो बाद और पहले वाले में आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि बाद वाले का काम आपको घटाना है और पहले वाले काम को आपको जोड़ देना है। इसमें टोटल वर्क में। हाँ, एक बात और भी है, याद है कि आप दिमाग में ये मत रखिएगा कि केस क्यों प्लस नहीं हुआ, क्योंकि ये छोड़ करके जा चुका है। ठीक है ना, हम केवल इन्हीं दोनों को, मतलब पहले वाले की जो इफिशियंसी है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऐसे सवालों को शुरू ही वहां से करना है जहां से चेंज हो रहा है। चेंज कहां पे हो रहा है? 19 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 9 पुरुष 9 दिन, 9 दिन, यहां से चेंज आ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि 9 पुरुष काम 19 दिनों में कर रहे थे, 9 दिन कर लिए, मतलब 9 पुरुषों का जो काम है वो कितने दिनों का बचा हुआ है? 10 दिनों का। अब 9 पुरुषों का 10 दिनों का बचा, तो 9 पुरुष तो भैया 8 महिलाओं के बराबर है, तो 8 महिलाओं का भी 10 दिनों का ही काम बचेगा। और इस काम को पूरा कितने दिनों में कराना है? 8 दिन में। ये और ये कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा? 10 दिन, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, सवाल में तो कुछ था ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि इसको जो है 20% से 22% बच्चों ने गलत क्यों किया। सवाल में कुछ है क्या? आपको कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सवाल तो आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए एक निश्चित कार्य को उसी समय में कर सकता है जिस समय बी और सी मिलकर काम को कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है, जो कि दोनों का समय समान दिया हुआ है। फिर आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर काम को 7 दिनों में करते हैं और सी अकेला 9 दिनों में करता है। ठीक है भाई,
तो आप जो बोल रहा है वो कर लीजिए। ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। ए और बी इसको 7 दिनों में करते हैं और सी अकेला 9 दिनों में करता है, तो बी अकेले का पूछा जा रहा है। ये आपकी कहानी है। अब आप देखिए टाइम, टाइम ही तो दिया हुआ है ये 7 और 9, तो इसकी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो जो टोटल वर्क है, चूंकि ये तो कुछ कटेगा नहीं, तो टोटल जो वर्क है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 9 सत्ते 63 हो गया। अब इफिशियंसी इसकी हो जाएगी 9 और इसकी हो जाएगी 7। अब आप खुद देखो यहाँ पर बैलेंसिंग का मामला बनता है, इन दोनों का मिलाकर के कितना है 16, 16 और इन दोनों के बराबर बराबर है, बराबर बराबर है इन द सेंस क्या हुआ कि भैया 16 का आधा कितना 8, मतलब इसकी क्षमता भी 8 है और इसकी क्षमता भी 8 है। यही तो कहानी है। ठीक है, अब आप देखिए ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं 9 दिनों में, और ये कितने दिनों में कर रहा है 1 दिन 8 दिनों में। तो जब ए 8 रोटी खा सकता है तो बी और ये दोनों मिलकर 9 रोटियां खा रहे हैं, मतलब बी अकेले ने कितनी रोटी खाई 1। तो अब जब 63 में आप 1 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 63 दिन, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सवाल थोड़े से बैलेंसिंग के होते हैं, बैलेंसिंग का मामला। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए ए था और बी सी था, तो इसका ये टाइम दिया, इफिशियंसी दिया, इसकी इफिशियंसी को 1-1 मान लीजिए, और ये ए बी दिया है और ये सी दिया है, ये 7 और 9 दिया हुआ था, ये 9 और 7। तो देखिए ए बी सी इन दोनों की मिलाकर के कितनी है 2, इन दोनों की मिलाकर के कितनी है 16। दोनों को बैलेंस करना मतलब मुझे यहाँ 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये कितनी हो गई 8 और 8। चाहे तो आप ऐसे कर लेते और चाहे तो आप यहाँ देख लीजिए, चूंकि दोनों की बराबर है 16 आ रहा है। हाँ, अगर 17 आया होता तो फिर मैं दोनों को बैलेंस करता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा डाटा आ रहा था जो 2 बराबर हिस्सों में बट गया, मामला खत्म हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसे 22 दिनों में, पहले दिन बी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब वैकल्पिक दिन वाला मामला क्या है, जैसे मान लीजिए ए 3 काम करता है, बी 5 काम करता है, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 8 काम होगा, एक दिन में 8 ही काम होगा ना। और वैकल्पिक का मतलब जब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और जब बी करेगा तो ए नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पहले दिन 3 काम कर लेगा, बी अगले दिन 5 काम करेगा, मतलब जो काम एक दिन में 8 हो रहा था अब वो 2 दिन में 8 हो। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपके समझने की है वो ये काम शुरू कौन कर रहा है, काम शुरू कौन कर रहा है। तो ज्यादातर सवालों में आपको ने देखा होगा कि ए शुरू कर रहा है जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा सवालों के ट्रैक को एग्जामिनर ने बदल दिया है। अब वो क्या करता, बाद वाले से पहले काम शुरू करवाता। अगर 3 लोग होते तो जो काम 1 दिनों में हो रहा था वो अब 3 दिनों में होता। ठीक है, अब यहां सवाल में आपको कह क्या रहा, देखिए ए कर रहा है कितने दिनों में 18 दिनों में, ये टाइम की बात हो रही है, और बी कितने दिनों में कर रहा है 22 दिनों में, यही तो सवाल है। ठीक है, तो 18 और 22 इन दोनों में मतलब मामला कितने का है 2 गुणे 11 का, और फिर कितने का भाई इसका एल किया 2 11 आया, 18 बनाना है तो 9 चाहिए, तो ये टोटल वर्क हो गया। तो अब ये टोटल वर्क कितना हो गया 190 है। ये आपकी कहानी। तो अब इसकी इफिशियंसी देखिए, 18 को काटेंगे तो यहाँ से 11 बच जाएगा, 22 को काटेंगे तो यहाँ से 9 बच जाएगा। मतलब अगर मैं देखूं तो अब ये 20 काम होगा कितने दिनों में 2 दिनों, और इसी को मैं 1 यूनिट मान लेता हूं, 1 यूनिट मान लेता हूं। अब आप देखिए काम कितना करना है 198, 198। ठीक है, तो अब अगर इस 198 में मैं 20 का भाग दूंगा तो 20 नहीं है 180 आएगा, 20 नहीं है 180 आएगा, क्योंकि 20 दहम तो 200 हो रहा है। तो ये जो 198 में जब मैं 20 का भाग दूंगा तो कितनी यूनिट बन रही है 9 यूनिट, और 1 यूनिट कितने दिन की है 2 दिन की। मतलब यहां पर तो ये क्लियर हो गया कि 18 दिन तो पूरा पूरा काम होगा, लेकिन अभी भी 18 काम शेष है, 18 काम बचा हुआ है। अब काम को शुरू कौन कर रहा है बी, तो बी कितने दिन काम कर जाएगा 9 काम। अब 9 काम कर जाएगा तो शेष काम बचा कितना 9, और इसको करना किसको है ए को, मतलब 9/11। ठीक है, तो ये 18 दिन ये बी ने किया और ये ए ने किया, तो +1 और +9/11, मतलब 18 और 1 19, 19 से ही 9/11 दिन। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पर आप इस बात को समझिए, देखिए 198 में मैंने 20 का भाग दिया तो ये 9 बार चला गया, 180 आ गया, 18 काम बच गया, तो ये 9 गुणे तो ये 18 दिन तो पूरे पूरे हो गए भाई। अब इस 18 काम को 2 लोग करेंगे, पहले करेगा बी और फिर करेगा ए, तो बी कितना काम कर देगा 9 काम। ए के लिए काम बचा कितना
9, तो ये 9 काम, लेकिन ये एक दिन में 11 काम कर रहा, मतलब 9/11 दिन लगेगा। तो 18 दिन ये प्लस 1 दिन बी का और प्लस ए का कितना हो जाएगा, प्लस 1 दिन ए का, मतलब 18 1 19, 19 सही 9/11 दिन। ये इस सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, निर्भय एक काम को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, 20 में उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 में मिलकर काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने से 6 दिन पहले ही काम को छोड़ना पड़ गया। पहले बात की बात नहीं हो रही है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले वाला जो काम है उसे जोड़ना है, उसे जोड़ना है। तो 2 लोग हैं, एक है निर्भय 19 दिनों में कर रहा है, और फिर एक है 20 में, इसे 6 दिनों में कर रहा है। कुछ कट तो रहा नहीं है, मतलब वर्क टोटल 19 गुणे 6 हो जाएगा, और इफिशियंसी इसकी अपोजिट हो जाएगी, 6 और 19, ये हो जाएगा 124। यही तो बात है। अब आपको बोल रहा है निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले, निर्भय 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले मतलब कितना काम हो गया, 24। अब पहले का मामला है तो जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो भैया 114 प्लस 24, अब टोटल काम कितना हो गया, 138। और इसको अब करवाना है इन लोगों से, तो बटे कितना, 25। अब दशमलव में नहीं दिया, बटे बटे में दिया हुआ है, तो कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 150, तो जा नहीं रहा, 25 पंचे 125, बचेगा 13, तो 13/25। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। आप इसको चाहते तो ये भाग भी नहीं देते, यहीं से आप चेक कर सकते थे, ठीक है ना। 25 पंचे 125 और 6 131, 25 पंचे 125 और 8 133, 25 पंचे 125 और 24 149, 25 पंचे 125 और 13 138। चाहो तो आप यहाँ से देख लो, वैसे बेहतर ये है कि आप जब सवाल को लगा ही रहे हो तो भाग दे लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, नाव और धारा। नाव और धारा में मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नाव की जो चाल है, अगर मैं इसको x मानूं, और धारा की जो चाल है अगर मैं इसे y मानूं, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, जिसको आप बोलते हो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अपस्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम बोलो यार इसको, डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, ये चाल भी रहेगी, और 1 घंटे में दूरी भी यही रहेगी, दूरी प्रति घंटा भी यही रहेगी। भाई अगर मान लीजिए नाव की चाल 13 है और धारा की चाल 9 है, तो धारा की दिशा में वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे चाल भी हो जाएगी, और 1 घंटे में वो दूरी भी 22 किलोमीटर की तय करेगी। ये आपको याद रखना है। और दूसरा विपरीत में, विपरीत में, विपरीत में कहानी क्या बनेगी, विपरीत में कहानी बनती है x माइनस वाई। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो सवाल दिए जाते हैं वो अनुकूल और प्रतिकूल की बात होती है। अनुकूल का मतलब हुआ डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल का मतलब हुआ अप स्ट्रीम, ठीक है ना। धारा की दिशा में मतलब अनुकूल, और धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल। तो आप अनुकूल और प्रतिकूल में से किसी एक को बदल दीजिए। और बदलना किसको है, बदलना किसको है, जिसकी चाल आपको दी गई है उसको चेंज नहीं करना, दूसरे को। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर वो धारा की दिशा में जा रही है, 5 किलोमीटर वो विपरीत जा रही है, और मिलाकर के जो चाल है वो आ रही है 5, कब, विपरीत की, विपरीत की। तो विपरीत वाले को आप अनुकूल बना लीजिए, क्योंकि विपरीत आपको दी गई है, ठीक है। और अगर अनुकूल दी गई है तो प्रतिकूल वाले को आप अनुकूल बना लीजिए। अब ये मिलेगा कैसे, रेशियो से। रेशियो किसका, नाव की धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल, क्योंकि वही चाल दूरी होगी, वही चाल तो दूरी होगी। जो जो रेशियो उसका रहेगा, धारा का रहेगा, धारा दूरी का रहेगा, वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का भी होगा। तो जब स्पीड का भी रेशियो वही है, दूरी का भी रेशियो वही है, तो एक दूरी को आप दूसरी दूरी में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका सवाल यूं निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए इस सवाल की मैं बात कर लेता हूं। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8:5। ध्यान दीजिएगा, स्थिर जल की बात हो रही है, मतलब अगर धारा की दिशा में होगी तो 8 5 13, और विपरीत होगी तो 8 में से 5 चला गया 3, ठीक है। नाव को धारा का, अभी देखिए यहां किसकी दी गई है, प्रतिकूल की, तो मैं अनुकूल वाले को चेंज करूंगा। नाव को धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर और धारा के अनुकूल, इसको, इस अनुकूल को मैं क्या बनाऊंगा, प्रतिकूल, ठीक है। कहां से बनाऊंगा, रेशियो से। जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पहला बोल रहा है प्रतिकूल जो चाल है, प्रतिकूल जो चाल है कितनी है भाई,
37.2 किलोमीटर कितने मिनट में? 27 मिनट में। सबसे पहले इसको तो आप काट लो, कटेगा क्या? 27 कल 27 102, इससे तो नहीं कट रहा। 7 2 9 9 3 12, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 मिनट में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, मतलब 12.4 किलोमीटर ये 9 मिनट में जाती है, ठीक है। कब जाती है? प्रतिकूल में, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अनुकूल की बात करूं, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई की बात करूं, तो ये मामला है 8 प्लस 5, मतलब कितने का? 13 का। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 8 माइनस 5, मतलब ये मामला कितने का है? 3 का। ये आपको प्रतिकूल दिया हुआ है, मतलब ये x माइनस वाई दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? x प्लस वाई को x माइनस वाई में कन्वर्ट करूंगा। अब आप देखिए कितना दिया हुआ है ये अनुकूल, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। ये 85.8 दिया हुआ है, 85.8। देखिए कटेगा क्या? 13 एक कम 13, 13 6 78, 13 6 78, 6.6 आ गया। एक की वैल्यू 6.6, तो 3 की वैल्यू 3 गुणे 6.6, मतलब 3 6 18, 19.8। तो इसकी वैल्यू तो 19.8 और साथ में ये वाला डाटा भी है, मतलब टोटल उसको चलना कितना है भाई? टोटल उसको चलना है 79.4 और तो 8 4 12, 9 9 18 और 1 19, 1 7 1 8 और 1 9, 99.2 जाना है। अब देखिए ये वाले डाटा को अगर आप इससे कंपेयर करो, कुछ कट रहा है क्या? देखिए 12.4 वो जा रही है कितने मिनट में? 9 मिनट, 9 मिनट में कटेगा क्या? 12 8 96, 4 8 चौके 32, 8 से कट रहा। देखिए ये पूरा पूरा 8 से कट रहा है। इसका आप करोगे तो 8, मतलब बस आप इसमें 8 का गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा? 72 मिनट। कहाँ दिया हुआ है? घंटे में पूछा है क्या? घंटे में, ये हो जाएगा। अब आपको सवाल में कुछ करने की आवश्यकता थी क्या? बस आपको ध्यान ये रखना है, वास्तव में ये सवाल बहुत ईजी होता है। और भी जो इसके बोट एंड स्ट्रीम के जो सवाल आपको सबसे टफ लगते हैं, प्रतिकूल इतना, अनुकूल इतना, इतने घंटे, प्रतिकूल इतना, अनुकूल इतना, इतने घंटे, तो अनुकूल इतना, प्रतिकूल इतना, कितने घंटे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हमारे बच्चे उसमें कैलकुलेशन में टकरा जाते, तो इसमें आप लोगों को एक बात ये समझ लेनी है कि जिसकी चाल मुझे दी गई है, ठीक है, मुझे अल्टीमेटली दूरी उसी की चाहिए। तो दूरी उसी की चाहिए, तो भैया प्रतिकूल तो ठीक है, लेकिन इस अनुकूल को मुझे क्या बनाना है? प्रतिकूल। और अनुकूल को अगर प्रतिकूल बनाना है तो मुझे रेशियो चाहिए, और रेशियो जो चाल का है वही दूरी का है, जो चाल का है वही दूरी का है। तो चाल का तो आप तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपको दिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? धारा के अनुकूल गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 13 घंटे लगते हैं, 13 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? देखिए इस सवाल में दिख रहा है क्या मुझे? ये दिख रहा है मुझे, बहुत आसान सा। देखिए ये एक है, ये एक है, तो ये दो है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बंदा 41 किलोमीटर इधर जाए, 41 किलोमीटर, और फिर ये 41 किलोमीटर वापस आए, तो यहां इसको भैया 41 किलोमीटर जाने में यहां इसको 1 घंटा लगेगा, तो यहां इसको 2 घंटा लगेगा। यही तो कहानी, यही तो कहानी है भाई। ये इधर गया, धारा की दिशा में गया, और यहां पे ये धारा के विपरीत आया, मतलब 3 घंटे में बंदे ने कितनी दूरी तय कर ली? 41 गुणे 2, मतलब कितना? 82। यही तो कहानी है। अब आपसे पूछ कितने घंटे में रहा है? 13 घंटे में। कुछ नहीं करना, बस 82/3 और गुणे कितना? 13, ठीक है। बटे 3, ये 4 वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 6 आना चाहिए, लेकिन 6 भी दोनों में। चलिए पूरा ही कर लेते हैं। 26 13 8 104 और 2 108, ये आपका उत्तर है। ये लग गया सवाल, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अब ये क्यों गलत हुआ बच्चों से, ये तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ था क्या इस सवाल में? मुझे तो कम से कम कुछ नहीं दिख रहा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? स्थिर जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाता है और वापस आता है। देखिए एक बार गया और एक बार आया, मतलब अनुकूल में भी 52.8 और प्रतिकूल में भी 52.8, मतलब धारा की दिशा में भी वो 52.8 किलोमीटर गया और विपरीत में भी 12.8 किलोमीटर गया, 52.8 किलो। अब आप देखिए, अब अगर मैं इसको देखूं
तो चाल मुझे कहीं दी नहीं गई है, तो अब मैं चाल बना लेता हूं। चाल कह लीजिए चाहे दूरी कह लीजिए। अब आप खुद देखिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 12, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो रेशियो कितने का 1 और 6 का। यही तो कहानी है। ठीक है, यही तो कहानी है। अब मेरे को भाग देना आसान तो 2 से पड़ेगा ना भाई, 2 से आसान पड़ेगा, 12 से भाग देना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको बदल के इसमें कर देता हूं, मतलब अनुकूल वाले को प्रतिकूल में बदल देता हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 52.8। तो इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। एक की वैल्यू मतलब यहां पर ये 8.8 किलो, और 52.8 ही वो प्रतिकूल में भी जा रहा था। तो ये कितना हो गया 6, 52 और 60 61.6, 61.6 लग गया सवाल। ये आपका उत्तर है। ठीक है ना, यहाँ पर चाल आपकी कितनी है 2, 2 से भाग दे दीजिए, 2 त्याई 6, 0, 2 अट्ठे 16, 30.8। ये आपके सवाल का जवाब है। अब अगर आप इसको लगाते कि 52.8/12 करते, फिर 52.8/2 करते, फिर दोनों को जोड़ते, तो आपको 12 से भाग देना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि भैया जाके आ रहा है, मतलब एक बार अनुकूल में है एक बार प्रतिकूल में, और प्रतिकूल में चाल का जो डाटा है वो 2 है। ठीक है, तो मैं अनुकूल वाले को प्रतिकूल बना दिया। क्या दिक्कत है, क्योंकि रेशियो तो 6:1 मेरे पास पहले से है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मुझे क्या कह रहा है भाई, ये देखिए, किसी वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की एक राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। किस वार्षिक ब्याज दर पर? अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि 1 वर्ष और 6 माह का मतलब कितना होता है 18 माह, और अगर 6 माही संयोजित की जा रही है मतलब यह पूरा मामला कितना हो गया 3 वर्ष, 3 वर्ष का। मतलब जो भी डाटा होगा वो घाते 3 में आएगा, घाते 3 पे जाएगा। ठीक, अब आप देखिए सवाल में आपको ये कह रहा है कि 15,625 रुपया कितना बन रहा है, ये 19,683 रुपया। अब आपको इसका 3 क्यूब करना है भाई, 3 साल का मामला है तो 3 क्यूब कर दिया, ये कर दिया भाई। इसका तो सबको पता ही होगा कि ये 25 का मामला है। अब आप इसका देखिए 3 है तो इसका इकाई अंक के साथ होगा, 3 अंक छोड़ दिए, 19 है तो 3 3 9 3 27 ज्यादा हो रहा है, ये 27 हो गया। मतलब एक साल में 25 से 27 हो रहा है। तो ब्याज कितने का मिल रहा है 2 का, तो 2/25 गुणे कितना 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तर 8% नहीं है, शायद बच्चे शायद यही गलती किए होंगे। ठीक है ना, उत्तर ये छमाही का 8% है। तो भैया जब आपने इसको किया था, जब क्या होता है छमाही करने पे समय 2 गुना और दर आधी, तो आधी दर अगर 8 है तो पूरी दर कितनी है, पूरी दर हो जाएगी 16%। लग गया सवाल, देखते देखते आप लगा सकते थे। ठीक है, देखते देखते सवाल हल हो सकता था। मुझे नहीं लग रहा कि इस सवालों में कलम चलाने की आवश्यकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, x रुपए की राशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सही 1/2 वर्ष, ये गलत लिखा हुआ है। चलिए इसको आप मिटा लीजिए, इसको सुधार लीजिएगा, ये 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 2 सही 1/2, 83,583 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब कितना हुआ 30 माह, और कैलकुलेशन कितने महीने का वो करवा रहा है 10 माह का। मतलब ये मामला तो क्लियर हो गया कि ये पूरा का पूरा 3 है, ये मामला क्लियर हो गया। और जो दर है, दर कितनी है, दर कितनी है, दर 12 माह की अगर 12% है तो भैया इसको तो देख के ही आप समझ सकते हो ना कि 10 माह की कितनी होगी 10%, और 10% का मतलब कितना हुआ 1/10। मतलब हमारी जो कहानी है वो है 10 से 11 की। 3 साल का मामला है, मतलब ये 3 है और ये 3, यही तो कहानी, यही तो कहानी है। अब आपको ये सवाल में क्या हो गया, ये 1000 हो गया और ये कितना हो गया 1331, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 83,853। अब आप देखो यहां पर ये 13 छंग 78, और इकाई में तो 3 ही आना है क्योंकि एक में अगर गुणा करोगे तो 3 ही आएगा। तो देखिए इकाई में 3 कहां पर है, ये है आपके सवाल का जवाब।
भाई ये 13 6 78, यहाँ 1 से 3 बनाना मतलब यूनिट डिजिट 3 ही आएगा, 3 जीरो तो लगेंगे ही, तो 3 जीरो तो आप भूल ही जाओ, तो यहाँ पे 3 केवल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल को पकड़ा जा सकता था। दूसरा एक सवाल को और पकड़ा जा सकता, देखिए ये वाला जो डाटा है 8 1 9 8 1 9 5 3 8 1 9, ये किससे कट रहा है? 9 से। मतलब एक बात और कंफर्म है कि जो भी उत्तर होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। अब आप देख लो 6 2 8 ये नहीं कटेगा, 6 4 10 ये नहीं कटेगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, 6 3 9 ये वाला कट रहा है। लेकिन जब हमें पता है ये सारी चीजें, देखिए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होना है। तो ये 1 है और ये 3 है, मतलब यूनिट डिजिट 3 ही होगा, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल में क्या बोला है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है, तो मूलधन क्या? ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ समझा देना चाहता हूं। देखिए 2 वर्ष की जो कहानी है वो चलती है 2 और 1 में। ठीक है, जब 3 वर्ष की बात करते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, ये 3 लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए, 2 और 1 3, मतलब 3 वर्ष की कहानी 3 3 1 है। जब 4 वर्ष की बात करते हैं तो 4 और 1 तो आप लिख ही लीजिए, 3 3 6, 3 और 1 4, मतलब ये कहानी 4 6 4 1 की रहती है। अगर यही मैं 5 वर्ष की बात करूं तो 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5 और 1 तो रहेगा ही, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5, मतलब 5 साल की कहानी, 5 10 10 5 1 है। 6 साल की भी आप बना सकते हो, 7 साल की भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज है वो क्या है, ये जो मामला है, ये वाला जो मामला है, ये वाला जो मामला है, ये एसआई का है, ये एसआई का है, और ये वाले जो मामले हैं, ये वाले, यही मामला होता है सीआई माइनस एसआई। इस कहानी को जरूर समझिए, इस कहानी को समझने की आवश्यकता, ये आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। अब आप देखिए यहां पर मामला है 3 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का, और कितने परसेंट का मामला है, 4% का। मतलब अगर मैं कहूं कि भैया 4% का मतलब कितना होता है, 1/25। तो मूलधन को आप 3 साल का मामला है और 3 वर्ष का मामला है, तो 3 वर्ष की जो कहानी होती है वो ये होती है 3 3 1 की, ये लिखी हुई है 3 3 1 की। अब अगर आप मूलधन को आप 25 की घाते 3 मान लीजिए तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये 25 और ये 1। लेकिन इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें मतलब इससे है। तो 25 या 75 और 1, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी है, 76। ये है सीआई और एसआई का अंतर। कब? जब मूलधन 25 की घाते 3 है, मतलब 15,625, 25 की घाते 3 यही होता है। अब आप यहां पर एक चीज देखो, इस 76 की वैल्यू कितनी दी गई है, 228। कितना है, 228। इससे कटेगा 3 से, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये हो गया। अब 25 की घाते 3 कितना है, मूलधन ही पूछा है ना, मूलधन 15,625 में आपको 3 का गुणा कर दें, 15 तिया 45। अच्छा सब नजदीकी नजदीक है, ठीक है भाई। तो 3 बचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 छक्के 18, 15 तिया 45 और 1 46। उत्तर कितना है, 46,875 रुपए। अब एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 25 की 3 बार गुणा है, 25 की 3 बार गुणा है, मतलब जो भी उत्तर आएगा वो 25 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 25 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 25 से मामला नहीं बना है। तो अब मैं क्या देखूंगा, 25 में 25 का भी तो गुणा है भाई। तो आप एक बार 125 से चेक कर लीजिए, नहीं आता तो 625 से चेक कर, 125 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहते तो ये गुणा भी नहीं करने की आवश्यकता थी। वैसे चूंकि 25 की घाते 3 एक ऐसा डाटा है जिसका क्यूब आप लोगों को याद रहता है। भाई कुछ संख्याएं तो ऐसी है ना जिनका क्यूब आपको याद रहता है, याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपको करने में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी की आवश्यकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बात है, त्रैमासिक 1 वर्ष। अभी तक सवाल आपसे जो पूछे जाते थे वो 3 के पूछे जाते। अब आप देखिए इस सवाल को देखिए, 1 वर्ष का जो मतलब होता है वो कितना होता है भाई, 12 माह, और त्रैमासिक संयोजित करना है मतलब मामला 3 माह का है। मतलब अब जो आपके वर्ष बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 वर्ष बनेंगे, 3 महीने के 4 टुकड़े, ठीक है। अब दर जो है वो 20% है, तो 20% को जब आप 4 से भाग देंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 5%, यही तो होगी। अब आप खुद एक चीज देखो, इस 5% की जो वैल्यू है ये कितनी होती है, 1/20।
मतलब अब आप इसी 20 को, अब चूंकि 4 साल का लेना है तो मूलधन को आप कितना ले लोगे, 20 की घाते 4। अब आपकी जो कहानी है वो क्या है, 4 6 4 1, यही तो कहानी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 की घाते 3, ये हो जाएगी 20 की घाते 2, ये 20 और ये 1, यही तो पूरी कहानी है। अब 20 की घाते 3 का मतलब कितना होता है, 8000। देखिए आप, 8000 में मैं 4 का गुणा करूंगा तो 32,000 आ जाएगा। 20 की घाते 2 400, 400 में 6 का गुणा करूंगा तो ये 2400 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इनको आपको जोड़ देना है। अब देखिए आप, ये कितना है, इसको 481, चूंकि यहाँ 3 जीरो है तो पहले आप इनको देख लीजिए। तो ये 481 है, 32 और 2 34 है। मतलब आपका जो मामला है वो 34,481 आपका ब्याज। कब, जबकि ये मूलधन कितना था, 1,60,000। भाई 2 का 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सोचने की जरूरत नहीं, 4 0 4 0। लेकिन आपसे सवाल में बोल रहा है 4,80,000, मतलब इसका कितने गुना करना है आपको, 3 गुना। 16 तिया 48, तो बस आप इसका 3 गुना कर दीजिए। अब आप पूरा गुना नहीं करना चाह रहे तो देख लीजिए, 3 एक कम 3 कहीं पे है क्या, नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लग गया सवाल। तो ये डाटा आपको याद रखना। अब देखिए, अभी 4 साल का पूछ रहा है, हो सकता है कि अगली बार आपको 5 साल का पूछ ले, 2.5 वर्ष दे करके और उसको वो छमाही करा दे, तब आपको 5 साल का निकालना पड़ जाएगा। तो 5 साल के लिए भी तो भैया भाई आपको बता ही दिया ना तरीका क्या है। 5 साल के लिए तरीका क्या है, ये लिखा हुआ है, 5 10 10 5 1। आपको 6 साल का बोल रहा है तो 6 साल तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि मैंने तो आपको बनाने का तरीका भी बता दिया। तो सवालों में रहता कुछ नहीं है, केवल एक चीज है, बस ये बात आपको याद रखनी है कि जितने साल का मामला हो और जितना बटे में आ जाए, बस उतना ही आप मूलधन को ले लीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, 18 फरवरी 2004 से 15 अप्रैल 2024, 24 की बात हो रही है, 24। अब ये देखिए, यहां पर जो मामला है ये छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब 24 ये लीप ईयर है कि नहीं है, नॉर्मल है कि लीप है। तो भैया नॉर्मल और लीप कैसे देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे करके। यहाँ मैंने 4 का भाग दिया, 4 छंग 24, मतलब लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, और टोटल नंबर ऑफ डेज जो पूरे ईयर में होते हैं वो 365 के बजाय 366 होते हैं। अब आप देखिए, 14 फरवरी 2000, तो 14 फरवरी, तो 14 से लेकर के 29 तक कितने दिन हो गए, 16 दिन। मार्च के कितने दिन हो गए, 31 दिन। और अप्रैल के कितने दिन है, ये 15। यही तो है, यही तो है। ठीक है, 15 काहे को हुए, 14 ना होंगे, 14, ठीक है, 15 अप्रैल तक तो लगना ही है। तो 15 अप्रैल 2024 तक बोल रहा है, मतलब उसको ब्याज केवल 14 तक की मिलेगी। अब आप देखिए, 6 1 7 4 11 1 1 1 2 3 2 5 और 1 6, और टोटल दिन कितने हैं, 366। मतलब एक वार का मामला कितने का है, 1/6 का, 1/6 का। अब आप देखिए, 8% प्रतिवर्ष की दर से 3,000 रुपए पे साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज निकलना। तो भैया जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 1/6 का मतलब कितना हो गया, अगर आप 2 का गुणा कर देंगे 12 का, तो ये लगभग 2 माह आ रहा है, 2 माह आ रहा है। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज क्या होता है, एसआई जो होता है वो होता है R/T%। अब R जो है वो कितनी दी गई है, 8, और समय कितना आ रहा है, समय कितना आ रहा है, समय आ रहा है कितना, 2 माह, सॉरी 1/6 आ रहा है ना। कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब ये हो गया 4/3, 4/3। ये एसआई है, एसआई है 4/3। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, 8/6, ये तो ठीक है डाटा। देखिए 12 माह का 8%, तो 1 माह का 8/6%। ठीक है, ये तो 4/3 हो ही गया, 1 माह का 8/6%। अच्छा, ये केवल दर निकली, और समय कितना है, समय कितना है, तो 8/36 गुणे 3,000, यही तो होगा। 4 दूनी 8, 4 9 36, ये 1,000, और ये 3, 2/3।
अच्छा, निकटतम में निकालना है। बटे 100 हो जाएगा तो 10 दूनी 20, 3 छके 18। तो ठीक तो है, लग गया आपका सवाल भाई, सवाल लग गया। क्या लग गया? अब देखिए 4/3 तो है ही है। अब आपका मूलधन कितना है? ओ, मूलधन कितना है भाई? मूलधन कितना है? मूलधन है 3000 रुपया। दर कितनी है? 8%। अच्छा, दर तो आप ले ही चुके हो। और बटे कितना हो जाएगा ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 3 दाम 30, 10 चौके 40 रुपए। लग गया सवाल। अरे एक सीधा सा फंडा है, आप देखो 2 महीने आ रहा है, साल भर का ब्याज कितने का होता? साल भर का ब्याज 30 अट्ठे 240 रुपए साल भर का, उसका छठवां हिस्सा मतलब 40 रुपया। 12 महीने का ब्याज कितना हो रहा है? 240। तो 2 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 40 रुपए। लग गया सवाल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसआई के सवालों में वैसे भी कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ डेट दी हुई थी। अच्छा, ये वाला क्या बोल रहा है भाई? 40%, 2,40,000, 1 वर्ष त्रैमासिक। ये देखिए फिर वही 4 वर्ष वाला मामला आ गया। अब आप देखिए जो दर हो जाएगी, जो इसमें दर है वो दर कितनी हो जाएगी? 40/4 मतलब कितनी हो जाएगी? 10%। और जो टाइम है ये कितना हो जाएगा? 12/3, 3 चौके 12 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, पूरा निकालना है इसमें। अब इसमें अंतर नहीं निकालना है। तो अब देखिए पूरा मामला तो 10 की घाते 4 का हो जाएगा, फिर वही 4 6 4 1। तो अब यहां पर ये 10 की घाते 3, 10 की घाते 2, 10 और 1, यही तो कहानी। अब देखिए 3 है तो 4 1 कम 4, ये 4000 हो जाएगा। ये 100 छक्के 600 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 641। तो ये 4641 रुपए, 4641 रुपए ये हो जाएगा। लेकिन अब देखिए सवाल में आप चाहते तो यहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते। 2,40,000 है, 2,40,000 है मतलब इस 10,000 की जो वैल्यू है, 10,000 की जो वैल्यू है, 4040 चाहिए, ये हमने कर लिया। ये 2,40,000 है, 2,40,000। तो ये 40 और ये 40 कैंसिल, मतलब यहां पर कितने का गुना होगा? 24 का। अब आप पूरा गुना मत करने लग जाना क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है। 4 1 कम 4, ये उत्तर है आपका, ये उत्तर है आपका। ठीक है, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको, अगर आप कैलकुलेशन को अगर आप लंबा करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? देखिए 2,40,000 का ये 2400 करते हैं, ठीक है ना? कितना परसेंट? 10% निकालना है तो कितना हो जाता है? ये 24,000 रुपया। फिर 24,000 को घटाते हैं, ठीक है ना? फिर वो करते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहीं से हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि भैया 10,000 की वैल्यू उसने 2,40,000 दे रही है, मतलब एक की वैल्यू 24 है। हमारा ब्याज 4,641 आया है, 4 1 कम 4 यूनिट प्लेस 4 होगा, मतलब 100% उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए 47,100, 9%, 2 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 साल का मामला है। तो 2 साल का मामला होता है 2 और 1। इसको मैं रख लेता हूं 9 का स्क्वायर है, तो ये 9 है तो ये 1 है। यही तो कहानी, यही तो कहानी। ठीक है, तो अब इसका संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज का अंतर 1 है। कब? जब मूलधन 81 है। तो 81 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 47,100 रुपया। अब इसको आप काट लीजिए, 9 1 कम 9, 9 पना 9 नमा 81, 9 पना 45, 9 दूनी 18। कटेगा कि नहीं कटेगा ये? अच्छा, दशमलव में आ रहा है, कटने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कटने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, दर कहाँ ली यार मैंने? 9% क्या कर दिया, सॉरी 9%, वो 9 और 1 का मामला, 1/9 नहीं है। कितना है ये? 9% का मतलब हुआ 9/100, 9/100। ठीक है, तो अब नीचे कितना है? 100, मतलब इसको मैं कितना लूंगा? 100 का स्क्वायर। तो ये 2 और 1 का मामला है तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा। इसको तो खैर मान लीजिए मुझे लेना ही नहीं है। 100 का ब्याज कितना हो रहा है? यही तो कहानी है ना। तो भैया 100 स्क्वायर की जो वैल्यू है, 100 स्क्वायर की जो वैल्यू है ये कितनी है? 47,100 रुपया। यही तो दे रहा है। 2 जीरो है मतलब 4.17। अब 9 का गुणा करोगे तो ये डाटा भी तो 9 का गुणा का ही होना चाहिए। देखिए 9 1 कम 9, 9 7 63,
9 चौके 36 और 6 42, ठीक है ना। 4.71 ही था ना। 81 9 से कटना चाहिए, तो 7 2 9, 8 1 9, 3 ये नहीं कट रहा, 9 3 1 4 2 6 1 7 ये भी नहीं कट रहा, 8 1 9 5 1 6 3 9 ये कट रहा है, 9 3 1 4 4 1 5 8 5 13 ये भी नहीं कट रहा। उत्तर तो ये वाला है, 9 से केवल यही डाटा कट रहा है। नौ से केवल यही डाटा कट रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। देखिए मामला 2 1 का है, ये तो 9 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 बटे 100, मतलब कितना हो जाएगा 0.81, ठीक है। तो अब 47,100 का 0.81% आपको निकालना है। ये जीरो हटाएंगे, ये हट जाएगा, ये और ये आ जाएगा, ठीक है। एक एक कम एक सभी में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये 9 नमा 81 है, जो भी डाटा आएगा वो 9 से डिवाइड होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। 100 का ब्याज 9 मतलब 100 रुपए 109 रुपए बन गए, ऐसे भी कर सकते थे। देखिए तरीके तो कई सारे हैं, 109 ये दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीआई और एसआई नहीं मिलता, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सीआई मिल जाता, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता, सीआई, ठीक है। यहाँ अगर देखें एसआई सीआई एसआई कितना है 9 दूनी 18, सीआई कितना 18.81, तो दोनों का अंतर कितना 0.81%, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 40 है, मतलब 1 वर्ष का कितना है 20 है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है, 42 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष की जब मैं बात करता हूँ, 2 वर्ष की जब मैं बात करता हूँ, 2 वर्ष, तो 2 वर्षों में सीआई वाला मामला कितना रहता है 2 और 1 का, 1 साल का 20 है, तो ये 20 से कितना हुआ 2, और ये मूलधन का रहता है तो 20 से 2 मतलब 10वां हिस्सा, तो ये 20 कितने का रहा होगा 200 का। ये आपके सवाल का जवाब है। दर पूछा होता तो कितना हो जाता, ये 2/20 मतलब 10%। बात को समझिए जरा सा। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 मतलब 1 साल का कितना 20, और यहां पर जो कहानी है 2 वर्ष की वो 2 और 1 होती है, तो 2 और 1 होती है तो 20 ये, और 42 है तो 20 दूनी 40, तो ये तो 2 बचा, तो 20 का ब्याज 2 है, तो 20 कितने का ब्याज होगा 200 का। अब आप चाहते देखिए यहां पर एक, क्योंकि ये किसका ब्याज होता है मूलधन का, तो मूलधन अगर ये 1 जीरो घटा है तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा 200। अब अगर आप दर निकाल के लगाओगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आनंद के पास 1617 अपने बेटे अनिल और अशोक में बांट दिया 10% पर, ठीक है ना, जो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को 12 और 13 साल बाद समान राशि मिली, ठीक है। ये जो मामला है, ये वाला जो मामला है, ये 13 वर्ष बाद बराबर हुआ, 13 वर्ष बाद, और यहां से एक मामला है ये 12 वर्ष। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 साल है, 1 साल है, तो कहानी तो यही है ना भाई कि यहां वाला जो धन है वो यहां आने के बाद उतना ही हो गया जितना ये वाला था, तभी तो दोनों 12 साल के बाद जाके बराबर हो गए। अब जो कहानी है वो 10% की है, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, मतलब इसको मिला था 10 रुपया और इसको मिला था 11 रुपया। ये 12 साल वाले को मिला 11 रुपया और इसका 10 इसको मिला 10 रुपया, तभी ये 1 साल के बाद 11 रुपया बन गया। अब आप देखिए अशोक को अनिल को मिला है 12 और 13 साल बाद, मतलब इसको 13 साल बाद मिला, तो ये कौन है अशोक है, ये है अशोक, और ये कौन है ये है अनिल, अनिल को ज्यादा मिला पैसा। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, पूछ क्या रहा है अनिल को कितना दिया, अनिल का मामला कितना है 11 का, अनिल को 12, अनिल को 12 और ये 11, 11 से कटना चाहिए, 8 7 15 नहीं कट रहा, 8 7 15 नहीं कट रहा, 7 6 13, ये उत्तर हो जाएगा। अब अगर इसको लगाना है तो देखिए 11 और 10 21, 21 1617, ठीक है ना। काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा क्या, 6 बार, 6 कम 6 6 दूनी 12, 7 बार जाएगा ना, 77 आना चाहिए, 7 एक कम 7 7 दूनी 14, 77 नहीं, 847 हो जाएगा उत्तर भाई, और ये भी तो कट रहा है 11 से, 8 7 15 4 11 ये आ जाएगा, ठीक है। ये 77 आ गया।
तो अब ये कितना हो जाएगा 77 गुणे 11, 11 सते 77, 11 सते 77 और 7 84, 847। देखिए 11 से ही कटना चाहिए, 11 से लेकिन दो डाटा कट रहे हैं, 847 भी कट रहा है, 770 भी कट रहा है। तो अब इसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गई ना कि भाई ये 1617 रुपया जो है वो 21 के बराबर है, इस हिसाब से बटा है। तो एक की वैल्यू 77 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 847 रुपए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। ए काम छोड़कर चला जाता है, बी अकेला से इस काम को। क्या समस्या है इसमें? वही वाला सवाल है। देखिए ए है 2 दिन बाद छोड़ रहा, 2 दिन बाद छोड़ गया, कौन? ए और बी है। ठीक है, ये टाइम है। कितने कितने दिनों में कर रहे थे भाई? ये 12 और 18। इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 9, सॉरी 3 गुणे 3, 12 बनाना है तो 2 और चाहिए। ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो 18 दूनी 36, इसकी वैल्यू हो गई 36, मतलब इसकी इफिशियंसी हो गई 3 और इसकी हो गई 2। ठीक, दोनों 2 दिन। एक काम छोड़ के चला गया, एक काम छोड़ के चला गया भाई, तो एक काम छोड़ के कितने दिन बाद गया? 2 दिन बाद। तो 6 काम तो इसने कर दिया, तो 36 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 30। अब इसको बी कर रहा है तो इसको टोटल कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। अब अगर आपसे संपूर्ण काम पूछ रहा है, ये संपूर्ण काम, तो संपूर्ण काम 15 दिन ये और 2 दिन ये मिला करके कितना दिन आ जाएगा? 17 दिन। इस एंगल से नहीं लगाना तो इस एंगल से आप लगा दो। देखो आप 3 2 5, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, और फिर 3 + 2 इन्होंने x दिन तक, सॉरी किसने काम किया है? एक छोड़ गया, बी अकेला कर रहा, तो प्लस 2x बराबर कितना है 36। फिर वही आएगा 3 दूनी 5 दूनी 10, 36। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 2 5, कितना हो गया ये 26, 26/2 कितना आ गया ये 13 दिन। 13 दिन ये किया और 2 दिन ये किया। अच्छा, टोटल काम ही 15 दिन चलेगा भाई, ये संपूर्ण काम। ये लग गया सवाल। देखिए इसमें क्या है, अगर आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ये शेष काम निकला 13 दिन। 13 दिन। अगर हमने बी को अलग कर दिया तो भाई ए जो है वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है ना, जितने दिन उसने किया उतने ही दिन काम चला। तो इसने टोटल 30 काम किया, एक दिन में 2 कर रहा था, मतलब टोटल काम 15 दिन चला आपका। ठीक है, और अगर इस तरीके से आप लगाओगे कि दोनों ने मिलकर 2 दिन किया, फिर इसने अकेले x दिन किया, तो मतलब ये कौन सा काम निकला है? ये है शेष काम। ये बात हो रही है शेष काम की। और ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है संपूर्ण काम की। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम ए किसी काम को 24, 20 या 28 दिनों में पहले दिन 20 से शुरू करते। देखिए ये भी एकांतर दिन वाला काम है। एकांतर दिन वाले में बस वही चीज है कि कहानी 2 दिनों की रहती है, एक यूनिट मानना पड़ता है। देखिए ये 24, ये 28, ये ए है, ये बी है, ये आपका टाइम है। तो इसका जो वर्क हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4 × 7 28, 24 बनाना है 6 और चाहिए, तो 28 6 48, 6 दूनी 12 4 16, 168। इसकी इफिशियंसी 24 कट गया 7 बचा, 28 कट गया 6 बचा। ठीक है, मतलब ये टोटल कितना काम हो गया 13 काम हो गया। कितने दिन में होगा? 2 दिन में होगा, और इसी को हम एक ही यूनिट मान लेते हैं। करना है कितना 168। तो अब 168 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो 13 कम 13, 3 38, 13 दूनी 26, कितना बचेगा ये 12। ठीक है, तो अब ये 12 दिन तो पूरे पूरे, तो 12 गुणे 2 ये 24 दिन हो गए, 24 दिन। अब देखिए काम शुरू कौन कर रहा है? बी से शुरू होता है। बी से शुरू होता है तो एक दिन आप और घटा दीजिए, बी का कितना है 6 दिन, 6 दिन, तो ये कितना बचा 6। तो 24 में से एक दिन बी ने कर लिया, बचा हुआ काम 6 है, ए कितना काम कर रहा है 7, मतलब ये हो गया 25, सही 6/7। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में बस यहां तक सवाल यही रहता। अगर ए शुरू कर रहा होता तो इस 12 में से मैं ए को घटा देता, मतलब 7 घटाता तो 5 आ जाता, तो फिर 5/6 हो जाता होता। एक दिन तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है ना, तो साथियों यहां पर आज का ये CI SI बोर्ड स्ट्रीम, इसका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि अभी जो तरीका मैंने आपको CI निकालने के लिए बताया, इसमें यद्यपि SI के सवाल बहुत ही कम पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, और वास्तव में वो मेंटल कैलकुलेशन का ही था। हाँ, अब उसमें आपको दिन जरूर निकालने थे। ठीक है ना, तो
एक चीज ये क्लियर है कि अगर आपको सीआई निकालना है या सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उससे बेस्ट वे और कोई हो नहीं सकता सीआई को निकालने का। तो मेरी ये सोच कहां तक सही है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल, और तब तक के लिए जय हिंद।